गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का सिंसियर एडिटोरिया पर। तो हम लोग जो है रिलेशन के विषय में पढ़ रहे थे। तो हमने जो है पिछले लेक्चर में रिलेशन और उसके टाइप्स के विषय में पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कितने प्रकार का होता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने आइडेंटिटी रिलेशन को भी पढ़ लिया था। तो आज का जो लेक्चर हमारा है, ये लेक्चर नंबर 2 है, जो कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन पर आधारित है। ये मान के लिए आप कि सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन में अगर कोई टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और इस पर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और केवीएस आदि सभी कॉम्पिटिशन्स में इस पर आधारित क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले आज हम जान लेते हैं कि अगर कोई रिलेशन दिया जाए तो कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी है। क्योंकि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों ही रिलेशन में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो आपको जो है इस लेक्चर को पूरा देखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस लेक्चर को अंत तक अवश्य देखें। तो इस पर हम जान लेते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग पढ़ते हैं जैसा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी रिलेशन को किसी सेट पर डिफाइन किया जाता है, अगर किसी रिलेशन को किसी सेट पर डिफाइन किया जाता है और उस सेट के एलिमेंट सेल्फिश होते हैं, अगर उस सेट के एलिमेंट जितने भी हैं वो सेल्फिश हो जाए, यानी कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्वयं से ही रिलेशन हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसकी छोटी सी डेफिनेशन होती है कि ए आर ए, यानी ए डायरेक्टली रिलेटेड टू ए, यानी कि सेल्फलेसनेस को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये होती है रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा। अब हम जान लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन की परिभाषा में हम जान लेते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन आर अगर इस तरीके से डिफाइन किया जाता है ए कामा बी, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है आर ए कामा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, ये होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब दोनों ही रिलेशन में, यानी कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों ही रिलेशन में हम थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या अंतर होता है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक खास बात होती है कि उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसमें सबके सब रिलेशन सेल्फ मोटिव, कहने का मतलब है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वो सबके सब सेल्फिश होते हैं। जैसे ए है, हमने मान लिया यहाँ पर A1 B1 है, A1 कामा A1 है, B1 कामा B1 है, C1 कामा C1 है, इस तरीके से, यानी कि सबके सब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसमें से जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है सेकेंड एलिमेंट से, वो भी कैसे, ठीक इक्वल है, सेल्फलेसनेस है, सेल्फिश है, अपने से ही मतलब है, किसी दूसरे से नहीं। और दूसरी बात आइडेंटिटी में हम क्या देख रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसमें से हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड के ठीक इक्वल होता है, ना कि सेल्फिश होता है, ठीक इक्वल होता है, यानी कि ए कामा बी में ए इज इक्वल टू बी होगा। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर हम फास्ट ले लेते हैं, हमने मान लिया कि कोई हमारा सेट ए है, सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, सेट ए कामा बी कामा सी, हमारा सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, 3 एलिमेंट, सेट ए कंटेन्स ओनली 3 एलिमेंट्स। यहाँ पर हम 2 रिलेशन बनाते हैं, एक रिलेशन R1 रिलेशन जब हम बनाते हैं तो इसमें हम लिखते हैं ए कामा ए, बी कामा बी,
C, C, हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर। और जो दूसरा हम रिलेशन R2 बनाते हैं, इसमें है A, A और हमारे पास है C, C, इसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन R1 है, R1 जो रिलेशन है इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं, AA, BB, CC, यानी कि यहाँ पर जो पहला प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर, ईच ऑर्डर्ड पेयर कंटेन्स बोथ एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि दोनों ही बिल्कुल इक्वल एलिमेंट हैं। अतः इस दशा में, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, आइडेंटिटी है। ये वाला रिलेशन हमारा आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की परिभाषा में हम क्या पढ़े हैं कि दोनों ही, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट ठीक इक्वल होने चाहिए, तो ये आइडेंटिटी होगा। अब हम देख लेते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हाँ, देख लेते हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। R1 क्या होगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी हम क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी भी सेट के किसी एक एलिमेंट को लिया जाए, अगर उसका रिलेशन स्वयं से ही निकल आए, यानी A का A से, B का B से, C का C से, तो निश्चित रूप से रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। अब हम यहाँ पर R2 की बात कर लेते हैं। R2 की बात जब करते हैं तो यहाँ पर AACC, देखने से तो ऐसा लगता है कि ये रिलेशन की आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि A = B होना चाहिए, A = B होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर A = A है, C = C है, बराबर तो है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंशिएबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ सेट A में, जिस सेट पर हमने इन रिलेशंस को डिफाइन किया है, यहाँ सेट A में B एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें आकर्ष नहीं करता है, यानी जो इसमें प्रतिभाग नहीं करता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये दिया गया रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी नहीं है। जबकि आप देख लेते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो हम देख लेते हैं। हाँ, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास सिर्फ इतना होता है कि जो एलिमेंट है वो एलिमेंट स्वयं से ही रिलेशन में होना चाहिए। तो A से रिलेशन में है, C से रिलेशन में। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि जिस सेट पर इसको डिफाइन किया जा रहा है उस सेट के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो छिछली है। इसकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसमें डेप्थ नहीं है, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन में डेप्थ है। इसमें लिमिटेशन है, इसकी लिमिट है। इसमें लिमिट पहले ही तय कर दी गई कि किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं यदि उसके एलिमेंट स्वयं से रिलेशन में हो। आगे कुछ नहीं बतलाया गया कि उसके एलिमेंट स्वयं में बराबर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, केवल स्वयं में रिलेशन में हो ऐसा कहा गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि R2 आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम एक सेट और कंसीडर कर लेते हैं। सेट B हमने मान लिया यहाँ पर 1, 2, 3, 4। इससे हमने 2 R1 और R2 रिलेशन बना लिए। R1 में हमने मान लिया यहाँ पर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 1, 2 है, 3, 4 है। हमारे पास इतने ऑर्डर्ड पेयर है R1 में। और R2 में हम देख लेते हैं यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। हमने देखा क्या, R2 में हमारे पास इतने ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब देखिए R1 में हमने सेट B लिया, सेट B में 4, सेट B कंटेन्स 4 एलिमेंट 1, 2, 3, 4। R1 यहाँ 2 रिलेशन हमने इससे बनाए हैं। पहला रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4। इतने हमारे पास इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है। दिस रिलेशन कंटेन्स 6 ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस रिलेशन कंटेन्स ओनली 4 ऑर्डर्ड पेयर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से है। यानी देखने में तो ऐसा लगता है कि हम इसको आइडेंटिटी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन 1, 2, 3, 4 यानी ये ऑड ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ऑड ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर
इज डिफर फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट, यानी कि यहाँ पर जो दो हमारे पास दिए गए ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें दोनों एलिमेंट डिफर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो R1 रिलेशन है ये हमारा आइडेंटिटी नहीं हो सकता, ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं क्या ये दिया गया रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिविटी में सिर्फ इतना कहा जाता है कि अगर किसी सेट के एलिमेंट स्वयं में रिलेशन में है तो हाँ 1 से 1 में है, 2 2 में है, 3 3 में, 4 4 में है, आपस में रिलेशन में है, अतः हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब R2 देख लेते हैं। R2 में देखिए 4 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। इसका मतलब है इसको हम आइडेंटिटी कह सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड के ठीक इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी होगा, ये आइडेंटिटी होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होती है? रिफ्लेक्सिव में कंडीशन ये है कि किसी भी सेट के एलिमेंट स्वयं में रिलेशन में हो। तो अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालें? कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास रिलेशन, अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव है। अब हम क्या देख लेते हैं कि क्या प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होता है। यहाँ पर देख रहे हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर है, यहाँ तो आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर ये आइडेंटिटी रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल पाए हैं? इससे हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज reflexive but converse need not be true। ये हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव तो होता है बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका उल्टा कहने का मतलब है प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये कोई आवश्यक नहीं है। यानी कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन निश्चित रूप से रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी है, यहाँ रिफ्लेक्सिव है आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। यानी कि कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव निश्चित रूप से होगा, कोई रिलेशन आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव निश्चित रूप से होगा। लेकिन इसका उल्टा कोई जरूरी नहीं कि सत्य हो। ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। उसके बाद में हम अपना टॉपिक जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको पढ़ लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, इसकी हम डेफिनेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन which is reflexive
symmetric, a relation which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence relation. इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन. यदि कोई दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. दैट इज, अर्थात क्या हम कह सकते हैं, इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. ए आर ए, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए. दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं ए आर बी, दिस इंप्लाइज बी आर ए. यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू ए. और तीसरी कंडीशन, ये तो हमारी रिफ्लेक्सिव हो गई, ये सिमेट्रिक हो गई, तीसरी ट्रांजिटिव, यानी कि ए आर बी कामा बी आर सी, दिस इंप्लाइज ए आर सी. यहाँ पर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए. तो हम कोई दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा यदि वो तीनों ही रिलेशंस की, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो कि इक्विवेलेंस पर आधारित है. हमको ज़्यादा समझ में आएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन को हम कैसे पढ़ सकते हैं. यहाँ पर अगर कोई रिलेशन आर हमको दे दिया जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए कामा बी सच दैट ए इज डिविजिबल बाय बी, A is divisible by B and A कामा B belongs to R. यानी R का मतलब है यहाँ पर रियल नंबर का सेट है. तो यहाँ पर कोई रिलेशन हमको R दे दिया गया A कामा B सच दैट A is divisible by B. तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है. सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि क्या ये दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. तो हम इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर ए आर बी, यहाँ पर हम ए आर ए लिखेंगे, सेम एलिमेंट लेंगे. तो सेम एलिमेंट जब हम लेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ए इज डिविजिबल बाय ए. बिल्कुल सही होता है. यहाँ पर ए आर ए का मतलब क्या होता है, ए इज डिविजिबल बाय ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर. बिल्कुल बात सही है. हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि प्रत्येक नंबर स्वयं से तो डिवाइड हो ही जाता है. यहाँ पर आर रिफ्लेक्सिव होगा. दूसरा है सिमेट्रिक. यहाँ पर देख लेते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है. तो सिमेट्रिक होने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं ए आर बी, दिस इंप्लाइज ए आर बी का मतलब है ए इज डिविजिबल बाय बी. अब ए इज डिविजिबल बाय बी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी आर ए. अगर ए बी से डिविजिबल है, हमने मान लिया कि ए का वैल्यू है यहाँ पर 5m और बी का वैल्यू यहाँ पर है m. तो a डिवाइडेड बाय b जब हम निकालेंगे तो 5m अपान में कितना बन जाएगा m, यानी हमारे पास 5 आ जाएगा. लेकिन हम b डिविजिबल बाय a निकालेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, m अपान 5m, यानी कि 1/5 आएगा. यहाँ पर हमको कोई पूर्णांक नंबर नहीं मिलेगा. जब पूर्णांक नंबर नहीं मिलेगा, दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज b इज नॉट डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय ए, नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के क्या होता है, हम ए आर बी लिखेंगे, ए इज डिविजिबल बाई बी आर सी, दैट मीन्स क्या होगा, बी इज डिविजिबल बाई सी। अगर ए इज डिविजिबल बाई बी है, कहने का मतलब है अगर ए इज इक्वल टू हमने मान लिया कि 4k है और यहाँ पर b इज इक्वल टू हमने मान लिया, यहाँ पर हम b इज इक्वल टू मान लेते हैं k है और यहाँ पर c इज इक्वल टू मान लेते हैं हम k/2 है, तो a इज डिविजिबल बाई b, b इज डिविजिबल बाई c। इसका मतलब है कि क्या a c से डिविजिबल होगा, तो a डिविजिबल बाई c का अगर हम निकालें तो 4k अपान k/2, इसका मतलब k से k कैंसिल, 4 2 जा 8 आ गया। इसका मतलब हाँ हम कह सकते हैं कि a जो है डिविजिबल बाई c है। यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं a इज डिविजिबल बाई c। यहाँ पर लिख देंगे दिस इम्प्लाइज, क्या लिख सकते हैं हम, ए आर सी। यहाँ पर लिख देंगे दैट मीन्स r इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब है कि हमने जब देखा तो हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी सिमेट्री, लेकिन सिमेट्रिक यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट मीन्स ए आर बी नॉट इम्प्लाइज बी आर ए, ये इम्प्लाई नहीं करता। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, जबकि ट्रांजिटिव कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। क्योंकि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अतः आर जो है तुल्यता संबंध नहीं है। अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर दे दिया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कोई सेट हमारे पास दे दिया जाता है। मान लेते हैं रिलेशन आर हमारे पास है और ए कामा ए है, बी कामा बी है, ए कामा बी है, बी कामा सी है और ए कामा सी है। इस तरीके से हमारे पास कोई रिलेशन दे दिया जाता है और पूछता है गिवन रिलेशन इज। अब आपको पहले आपको दे देता है, यहाँ पर पहले दे देता है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर दे देता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। दूसरा ऑप्शन दे देता है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड आइडेंटिटी। तीसरा ऑप्शन दे देता है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक और चौथा ऑप्शन दे देता है इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, दूसरा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड आइडेंटिटी, तीसरा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो आपके पास ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए कामा ए और बी कामा बी, जो कि सेल्फ रिलेटेड हैं, यानी कि सेल्फिश हैं। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, इससे ये शो हो रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी तो नहीं होगा, आइडेंटिटी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिटी में सभी के सभी एलिमेंट
जितने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, सभी ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफर हैं, इसका मतलब है आइडेंटिटी तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम देख लेते हैं क्या ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट यह 3 है, ए कामा बी हमारे पास है, ए कामा बी है लेकिन बी कामा ए नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा है, क्योंकि हमको देखना है क्या ये ट्रांजिटिव है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ए कामा बी हमारे पास है, बी कामा सी है। अब इनको ज्वाइन करते हैं तो बी से बी रिमूव हो जाएगा, ए कामा सी मिलेगा हमारे पास, ए कामा सी, हाँ जी बिल्कुल ए कामा सी यहाँ पर प्रेजेंट है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अतः हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपटीशन में क्वेश्चन को देखकर ही बस विद इन 10 to 12 सेकेंड हम बता सकते हैं कि दिया गया रिलेशन कैसा है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी या इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है हम देखकर बता सकते हैं। इसी तरीके से अब हम एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को जान लेते हैं। यहाँ पर ये थ्योरम होता है, थ्योरम होता है, ये थ्योरम क्या है, यहाँ पर लिखा जाए इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन R इनवर्स इज आल्सो। कहने का मीन्स ये है कि यदि R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके प्रूफ के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव यहाँ पर इसको सिद्ध कर देंगे। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हमने मान लिया कोई सेट ए से एलिमेंट ए बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है, और हमने क्या मान लिया यहाँ पर ए कामा ए। अब चूंकि ए कामा ए क्या होगा, ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर से, क्योंकि आर क्या है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए कामा ए कहाँ बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव है, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एलिमेंट सेल्फिश होते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं उसके एलिमेंट्स को, तो वो जो ऑर्डर पेयर हमको मिलता है वो उस रिलेशन के इनवर्स से बिलोंग करता है। तो चूंकि हमने माना था कि ए कामा ए आर से बिलोंग करता है और ए कामा ए निकला कहाँ, आर इनवर्स में, दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। तो दूसरा है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम देख लेते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक को हमको प्रूव करना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट, हमने मान लिया कि ए कामा बी बिलोंग करता है आर से, ए कामा बी बिलोंग करता है आर से। दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर बी कामा ए, बी कामा ए कहाँ पर होगा, ये भी तो आर में ही होगा। अगर ए कामा बी बिलोंग करता है आर से तो बी कामा ए भी तो आर में ही होगा। यहाँ पर क्यों होगा, क्यों, सिंस आर इज सिमेट्रिक। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक में हम जानते हैं कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी किसी सिमेट्रिक रिलेशन में है तो उसका रिवर्स ऑर्डर का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है बी कामा ए, वो भी उसी में होता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका रिवर्स ऑर्डर लिखें, यानी ए कामा बी ये कहाँ पर होगा, आर इनवर्स में होगा। हम जानते हैं किसी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स ऑर्डर से जो मिलने वाला ऑर्डर पेयर होता है वो उस रिलेशन के इनवर्स में मिलता है। यहाँ पर हम ए कामा बी को कहाँ पर माने थे, आर में, और निकला कहाँ पर, आर इनवर्स में। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। यहाँ पर हम कह सकते हैं आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। अब हम अगली बार ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं लेट,
हम मान लेते हैं यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी। हाँ, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा करेक्शन। यहाँ पर हमने मान लिया कि ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग करता है और बी कामा सी भी आर इनवर्स से बिलोंग करता है। अगर हमको इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो अगर हम ए कामा सी को आर इनवर्स में बिलोंग करके दिखा दें तो सिद्ध हो जाएगा कि ट्रांजिटिव है। चूंकि ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा कि बी कामा ए कहाँ बिलोंग करेगा, आर से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सी कामा बी कहाँ बिलोंग करेगा, आर से। इनके रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो आर से बिलोंग करेगा। हम इसको पहले लिख लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा सी कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड यहाँ बी कामा ए लिख लेते हैं, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी कामा बी आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब है सी कामा बी आर से बिलोंग करता है और बी कामा ए आर से बिलोंग करता है। क्योंकि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं सी कामा ए बिलोंग्स टू आर। क्योंकि सी कामा ए आर से बिलोंग करता है, इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर ए कामा सी कहाँ बिलोंग करेगा, ये आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। क्योंकि हमने ए कामा बी आर इनवर्स में है, बी कामा सी आर इनवर्स में है, तो ए कामा सी भी आर इनवर्स में मिला है। यहाँ पर लिख देंगे दिस इंप्लाइज आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव, यानी कि आर इनवर्स ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, अतः हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इस तरीके से आज हमने इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स को समझा। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।